डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 160 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में दिया है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है। सॉइल है, उसका यूनिट वेट 1.8 टन पर मीटर है। 10 मीटर डेप्थ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? सॉइल है वो ड्राई है और कोहेशन लेस है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला होता है के ए इंटू सिग्मा एच। के हो जाएगा 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव इंटू 1.8 इंटू 10। यहाँ पे साइन फाइव तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन 142 में दिया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो कोफिशिएंट के ए है वो 1/3 है, तो के पी क्या होगा? तो के ए और के पी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो के पी हो जाएगा 1/1/3, तो ये हो जाएगा 3, ऑप्शन ई। क्वेश्चन 143 में दिया है कि कोलाम्स वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन बन रही है, तो जो वेज होगा वो किस डायरेक्शन में स्लाइड होगा? तो ये बैकफिल है और ये रिटेनिंग वॉल है। अगर ये वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव होती है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की कंडीशन बनेगी, और जो ये वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव होगी, यहाँ पर जो सोइल है इसको स्ट्रेच होने के लिए स्पेस मिल रहा है, तो ये इधर और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में ये वेज है, यहाँ पर इस तरीके से फैल होगा, ये स्लाइड होना चाहेगा और सीरिंग फोर्सेस जो है वो इसको रेजिस्ट करेंगे और ये एक स्टेबल कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी है तो डाउन और आउटवर्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 144 में दिए है कि कोलाम्स वेज थ्योरी के कौन से असम्पशन है? तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर ऑप्शन ई होगा। ए में दिया है कि बैकफिल है वो ड्राई है, कोहेशन लेस है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। बी में दिया है कि स्लिप सरफेस है वो प्लेन है, जो कि हील ऑफ द वॉल से पास हो रहा है। सी में दिया है कि जो स्लाइडिंग वेज है वो एज ए रिजिड बॉडी एक्ट कर रहा है और उसमें लिमिटिव इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसको एनालिसिस करके वहां पर अर्थ प्रेशर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी में दिया है कि रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर है उसकी पोजीशन और डायरेक्शन है वो नोन है। तो कोलाम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर लग रहा है वॉल पे, वो वॉल की जो नॉर्मल है उससे डेल्टा एंगल पे लग रहा होगा, और डेल्टा यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, वॉल और बैकफिल के बीच में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोलाम्स थ्योरी का कि इसने वॉल सरफेस को रफ कंसीडर किया था, तो ये एडवांसमेंट है रैंकाइन्स थ्योरी का। रैंकाइन्स ने इसको स्मूथ कंसीडर किया था, जो कि सही नहीं था, तो इस पर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 145 में दिए है कि कोई भी लेटरल सपोर्ट अगर सोइल पे नहीं लग रहा है और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल है, जैसे इस तरीके से सोइल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल है ये फाई है और बिना किसी लेटरल सपोर्ट के ये स्टेबल है, यहाँ पर कोई फेलियर नहीं हो रहा है स्लोप में, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो इसको नेचुरल स्लोप लाइन, नेचुरल रिपोज लाइन या फाई लाइन भी बोला जाता है, तो डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 146 में दिया है कि क्रिटिकल एंगल पर जो स्लिप हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको रप्चर प्लेन भी बोलते हैं, स्लिप प्लेन भी बोलते हैं और डेल्टा लाइन भी बोलते हैं, तो डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 147 में दिया है कि जो स्लोप्स है उनका फेलियर हो रहा है तो जनरली किसके अलोंग होगा? तो ये प्लेन भी होता है और कर्व्ड भी होता है, बट जनरली कर्व्ड होता है, जैसे फ्रिक्शन सर्किल, स्वेडी सर्किल ने इसको सर्कुलर अज्यूम किया है, हॉरिजॉन्टल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल आंसर फिर कर्व्ड सरफेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 148 में दिया है कि स्लाइडिंग ऑफ स्लोप के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो क्या होगा? तो कहीं पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो दो फोर्सेस का रेशियो होता है। एक वो फोर्सेस जो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं फेलियर को होने से, और दूसरे वो फोर्स हैं जो कि फेलियर को एक्यूट कर रहे हैं, फेलियर को का कॉज है जो। तो अगर कोई नॉर्मल सॉइल है तो वहाँ पर 5 भी हो सकता है, सी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हम अगर एक स्पेशल केस लें जहाँ पर सॉइल है वो फ्रिक्शन लेस है, तो उस केस में ये रेशियो हो जाएगा सी अपॉन सी एम का, और जनरली अगर हम बात करें तो ये सी अपॉन सिग्मा 10 फाई होगा डिवाइडेड बाई 2। तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 149 में पूछा है कि लिमिटेड एक्सटेंट का कोई स्लोप है, उसमें सरफेस ऑफ स्लिपेज होगा, वो किस शेप में होगा? तो ये कर्विलीनियर होता है और सिंप्लीफाई करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको सर्कुलर कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि
स्वेडी सर्किल मेथड, फ्रिक्शन सर्किल मेथड, जहाँ पर फेलियर सरफेस को सर्कुलर अज्यूम करके एनालिसिस किया हुआ है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 150 है, इसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ पर दिया है कि जो स्लाइसेज में शीयरिंग फोर्स लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में सोइल को स्लाइड कराएगा। तो शीयरिंग फोर्स हमेशा जो सरफेस है जहाँ पे फेलियर हो रहा है उसके अलोंग लग रहा होगा, उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा जिस डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है। आंसर इसका यहाँ पर दिया डाउन एट द सेंटर। तो मेरे अकॉर्डिंग से डाउन एट द टो हो सकता है चारों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो, क्योंकि अल्टीमेटली वो वेज स्लाइड होकर टॉप की तरफ जा रहा है, बट सेंटर की तरफ तो ऑब्वियसली नहीं होगा फेलियर, जो स्लिपेज है वो। बट इसका कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं मिल पाया मुझे। क्वेश्चन 151 में दिया है कि कहीं पर कोई स्लोप फेल हो रहा हो तो उस केस में टोटल शियर फोर्स कितना होगा। तो टोटल शियर फोर्स शियर स्ट्रेंथ से कम है तब तक तो फेल नहीं होगा। जो ही शियर फोर्स लग रहा है वो सोइल की जो शियरिंग स्ट्रेंथ है उससे अगर ज़्यादा है तो फेल होगा। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ग्रेटर देन टोटल शियरिंग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 152 में दिया है कि एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है। क्वेश्चन 152 में दिया है कि एक आर्क है जिसकी लेंथ एस है, लॉन्ग कॉर्ड है उसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है। तो जो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो स्लाइडिंग सर्किल है उसके सेंटर से क्या होगी। तो ये फेलियर सरफेस है और जो कोहेसन वाला फोर्स सी लग रहा होगा वो उसके अलोंग लग रहा होगा। इसको हम छोटी छोटी स्लाइसेस में डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक सिंगल स्लाइस है जिसकी लेंथ डेल्टा एल है, ये वाली लेंथ, तो उसमें कोहेसिव फोर्सेज अगर कोहेसन सी है तो सी इंटू डेल्टा एल होंगे। इसी तरीके से पूरा जो आर्क है इसकी लेंथ पे पूरे पे हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो इस पूरे फोर्स का हम एक इक्विवेलेंट लेते हैं और इक्विवेलेंट की कंडीशन ये है कि जितना मोमेंट इस आर्क के अलोंग जो कोहेसन वाला फोर्स आ रहा है उसका है उतना ही उसके रिजल्टेंट का होगा। उसके रिजल्टेंट की लेंथ है वो कॉर्ड के लेंथ के इक्वल होगी, डायरेक्शन भी कॉर्ड के अलोंग होगी, बट डिस्टेंस उसके सेंटर से कॉर्ड के इक्वल ना होके उससे कुछ ज़्यादा या कम होगी। ये फिर हम इक्विवेलेंट वाले कंसेप्ट से निकालेंगे जहाँ पर हम आर के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट है और कॉर्ड के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसके मोमेंट को इक्वेट करेंगे। तो डेल्टा इंटू सी एक सिंगल स्लाइस का हो गया। सारे का निकालना है तो हम यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं। मोमेंट की बात अगर करें तो आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर और सी तो सब में सेम है, इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा डेल्टा एल। तो सिग्मा डेल्टा एल हो जाएगा आर्क की जो टोटल लेंथ है उसके इक्वल, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल एस है। तो सी आर इंटू एस तो हो गए ये, इसके इक्वेट हमें मोमेंट को करना है जो कि इस लाइन के अलोंग लग रहा है। ये लाइन है इस कॉर्ड एडी के पैरेलल, जो लाइन है ये रिजल्टेंट वाली इसकी डिस्टेंस सेंटर से है उसको स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो टोटल फोर्स तो हो जाएगा सी इंटू जो कॉर्ड की लेंथ है इंटू ए डी, ये तो टोटल फोर्स आ गया। मोमेंट के लिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ए आ जाएगा आर इंटू एस अपॉन ए डी है वो एल है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, आर की जगह इसने कैपिटल आर लिया है, तो ये ऑप्शन ए एस इंटू आर अपॉन एल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 153 में पूछा है कि एक इनफाइनाइट स्लोप है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आई है, उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई है, तो स्टेबिलिटी नंबर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी नंबर रेशियो होता है सी अपॉन गामा एच सी का। गामा एच सी में एच सी क्रिटिकल हाइट है, क्रिटिकल हाइट उस केस के कोरस्पॉन्डिंग हाइट है जब शीयरिंग फोर्सेस और शीयर स्ट्रेंथ है वो इक्वेट हो रहे हैं, स्लोप जस्ट फेल होने वाला है। इसके लिए हमें एच सी निकालने के लिए हमें कंडीशन चाहिए शीयरिंग फोर्स कितना है और शीयरिंग स्ट्रेंथ कितना है, उनको हम इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर ये इंक्लाइंड है इस तरीके से, तो इसमें इसके वेट के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, उसी का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो कि कंट्रीब्यूट करेगा शीयरिंग स्ट्रेंथ में, क्योंकि शीयरिंग स्ट्रेंथ होती है सी इंटू सिग्मा टेन फाइव। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि शीयरिंग फोर्स है जो कि फेलियर करवा रहा है। अब ये वाला एंगल अगर आई है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी आई होगा, तो इसके वेट के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स अगर हम लग रहा है वो हम निकाल लेंगे, तो हम शीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग फोर्स निकाल के उनको इक्वेट कर सकते हैं। जनरली हम एनालिसिस करते हैं तो यूनिट लेंथ के लिए करते हैं, तो एल हम 1 ले लेंगे। हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन है स्लोप का, इसकी लेंथ वाली जो डायमेंशन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो शियर फोर्स यहाँ पर हो जाएगा डाउनवर्ड जो स्ट्रेस है, ये फोर्स डब्ल्यू है, इससे को हम स्ट्रेस की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इसके कंपोनेंट ले सकते हैं।
तो अगर स्मॉल डब्ल्यू से मैं स्ट्रेस को डिनोट कर रही हूँ जो कि डाउनवर्ड स्ट्रेस है, तो शीयरिंग फोर्स हो जाएगा W इंटू साइन आई, और N हो जाएगा नॉर्मल वाला W इंटू कोस आई। पहले W निकालते हैं, फिर उसको स्ट्रेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। W हो जाएगा गामा इंटू इसका वॉल्यूम जो है, इसकी ये विड्थ है, ये B कोस आई है अगर ये B है डायमेंशन तो, और ये एंगल I है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा B कोस आई विड्थ इंटू हाइट Z इंटू 1 इंटू गामा, ये इसका वेट हो गया। अब इसको हम स्ट्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर वाले जो डायमेंशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी परपेंडिकुलर है, वो एरिया हो जाएगा B इंटू 1, क्योंकि B है वो ये वाली डायमेंशन है और 1 इसकी परपेंडिकुलर वाला है, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो B इंटू 1 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा स्ट्रेस की फॉर्म में W, तो कैपिटल W है सिर्फ फोर्स था, अब एरिया से डिवाइड कर दिया तो स्ट्रेस आ गया, जो कि इक्वल होगा गामा Z कोस आई के। अब यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू दोनों जगह रख देते हैं, ये आ जाएगा गामा Z कोस आई साइन आई, और n हो जाएगा W की जगह गामा Z कोस आई, तो गामा Z कोस स्क्वायर आई, तो गामा Z कोस आई साइन आई। अब क्रिटिकल वाले केस के लिए जेड सी से डिनोट कर देते हैं इसकी हाइट को, ये आ जाएगा गामा जेड कोस स्क्वायर आई, ये तो हुआ एन, शीयर स्ट्रेंथ होता है सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, तो सिग्मा इंटू टेन फाइव प्लस सी, ये भी जेड सी हो गया। जेड सी यहाँ पर कॉमन लें, अंदर आ जाएगा गामा कोस आई साइन आई माइनस कोस स्क्वायर आई टेन फाइव इज इक्वल टू सी, और सी अपॉन गामा जेड सी लिखेंगे तो वो इधर जो बचेगा वो आ जाएगा, गामा तो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर भी था गामा सॉरी ये, तो गामा बाहर ले लिया है, अंदर बचेगा कोस आई साइन आई माइनस कोस स्क्वायर आई टेन फाइव, कोस स्क्वायर आई से दोनों साइड हम डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा टेन आई माइनस ये आ जाएगा कोस स्क्वायर आई अपॉन कोस स्क्वायर आई 1 हो जाएगा, तो ये टेन आई माइनस टेन फाइव इंटू कोस स्क्वायर आई। यहाँ पर कोस स्क्वायर आई से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया ताकि वैल्यू है वो सेम रहे, तो डिवाइड वाला तो हमने अंदर कर दिया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 154 में पूछा है कि कोई फाइनाइट स्लोप है, उसका फेलियर इस तरीके से हो रहा है कि उसका फेलियर की जो सरफेस है वो टो से पास हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो फाइनाइट स्लोप का जो फेलियर है उसको टू टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं, एक है बेस फेलियर जहाँ पे ये जो ग्राउंड सरफेस है इससे भी नीचे जाके फेलियर सरफेस है वो इस तरीके से कट कर रही है, दूसरा है स्लो फेलियर जहाँ पर ये टो है इससे ऊपर या इस टो पे फेलियर सरफेस है वो कट कर रही है। अब अगर वो टो पे जैसे यहाँ पर कर रही है, टो पे कट कर रही है तो इसको टो फेलियर बोल देते हैं, और अगर स्लोप में कहीं ये कट कर रही है तो इसको फेस फेलियर बोल दिया जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि टो पे कट कर रही है तो टो फेलियर हो जाएगा, जो कि टाइप है एक स्लोप फेलियर का। क्वेश्चन 155 में दिया है कि एक स्लोप है उसका बेस फेलियर हो रहा है अगर, तो डेप्थ फैक्टर कितना होगा। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, इस तरीके से अगर फेलियर सरफेस इस वाले लेवल से नीचे कहीं कट कर रही है तो ये होता है बेस फेलियर, और इस वाली डेप्थ को डी से डिनोट करते हैं, और डी एफ होता है डेप्थ फैक्टर होता है एच प्लस डी अपॉन एच। अब अगर इस टो से नीचे कहीं कट कर रही है तो ऑब्वियसली एच प्लस डी है वो एच से बड़ा होगा, और डी एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 156 में दिया है कि मेथड ऑफ स्लाइसेस है वो कौन कौन सी टाइप ऑफ सोइल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो स्वेडिश सर्किल मेथड को मेथड ऑफ स्लाइस पे बोलते हैं, और ये स्ट्रेटिफाइड होमोजीनियस सैचुरेटेड नॉन यूनिफॉर्म हर टाइप की सोइल के लिए एप्लीकेबल है। बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर कहीं पर सोइल की
प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, कोई स्ट्रेटिफिकेशन है, जैसे कि ये सॉइल है इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, आगे का ये जो सॉइल है इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो ये स्लाइसेस की बाउंड्री यहाँ पर बीच में होगी ताकि एक स्लाइस है वो वन टाइप ऑफ सॉइल में ही आए। तो मेथड ऑफ स्लाइस को हम ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स में अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं। आंसर के में इसका आंसर दिया होमोजेनियस सॉइल, जो कि नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर मैंने रेफरेंसेस भी ऐड किए, जो पीएन मोदी की सॉइल मैकेनिक्स की बुक है उसमें ये दिया हुआ है पेज नंबर 591 में, और केआर अरोड़ा में भी दिया हुआ है कि मेथड ऑफ स्लाइस को हम होमोजेनियस, स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट, फुली सबमर्ज्ड, पार्शली सबमर्ज्ड कंडीशंस हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 157 में दिया है कि प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो क्रिटिकल सेंटर है वो कहाँ पर लाई करेगा। तो जो स्वेडिश सर्किल मेथड है उसमें डिफरेंट फेलियर सरफेस कंसिडर करके उनका एनालिसिस किया जाता है, और जो सबसे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है वही फेलियर सरफेस होगा फिर। तो ट्रायल एंड एरर ये मेथड है, और ऐसे मेथड में अगर कोई गाइडलाइन मिल जाती है जिससे कि ट्रायल एंड जो ट्रायल्स हो रहे हैं उनका नंबर कम हो जाए, इजी हो जाए कैलकुलेशन, तो काफ़ी सही रहता है। तो ये एक गाइडलाइन है कि क्रिटिकल सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो ये एक साइंटिस्ट थी फेलिनियस, इन्होंने ये गाइडलाइन दी कि अगर ये टो है स्लोप का, ये स्लोप है, इसके लिए हमें सर्कल का सेंटर लोकेट करना है कि कौन कौन से सर्कल्स हम कंसिडर करें एनालिसिस में। तो इसमें डायरेक्शन वैल्यूज दी स्लोप के अकॉर्डिंग कि अगर स्लोप ये है तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज ये होंगी, एक टेबल दी हुई है पूरी। तो इस वाले स्लोप से यहाँ पर अल्फा पे हम एक लाइन बनाएंगे जो ये वाली लाइन है। इसी तरीके से यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल के साथ में बीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे ये वाली। और थर्ड हमें एक पॉइंट क्यू लोकेट करना है इस तरीके से कि ये टो से एच डेप्थ पे हो, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी जो है वो 4.5 एच हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्यू लोकेट करेंगे, और ये यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है इनको मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे। और अगर कोई भी टाइप की सॉइल हो, चाहे जो सेंटर होगा स्लिप सर्किल का वो हमेशा इस पर लाई करेगा, इस लाइन पर। और उसी में एक स्पेसिफिक केस है कि अगर प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो उस केस में सेंटर इन दोनों लाइंस ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनफैक्ट तीनों लाइंस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये पी है, यहाँ पर क्रिटिकल सेंटर होगा। तो क्वेश्चन में कोहेसिव सॉइल का ही पूछा है, तो डायरेक्शन एंगल्स जहाँ पर कट कर रहे हैं वहीं पर क्रिटिकल सेंटर होगा, क्योंकि वहीं पर फिर ये वाली लाइन कट करेगी। तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 158 में दिया है कि कोहेसिव फोर्स है एक सॉइल में वो 1.5 टन पर मीटर स्क्वायर है, गामा है वो 2.0 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर है दिया हुआ 0.05, और सेफ हाइट ऑफ द स्लोप क्या होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है सी अपॉन गामा एच सी। तो यहाँ से हम एच सी निकाल लेंगे, क्रिटिकल हाइट वो हाइट है जिसपे स्लोप जस्ट फेल होने वाला है। तो यहाँ से हम एच सी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर। अब हमें एच सेफ निकालना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है 1.5, तो वो हो जाएगा 15 अपॉन 1.5, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो क्रिटिकल हाइट है डिवाइडेड बाई जो सेफ हाइट है, जो अलाउड हाइट है। तो एच हो जाएगा एच सी अपॉन एफ, तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 159 में दिया है कि एक क्ले का स्लोप है जिसकी हाइट 10 मीटर है, स्टेबिलिटी नंबर 0.05 है, गामा और सी की वैल्यू दी है, और पूछा है कि क्रिटिकल हाइट क्या होगा। तो एस एन होता है सी अपॉन गामा एच सी, पिछले क्वेश्चन में किया वैसा ही है, 0.05 हो जाएगा, सी होगा यहाँ पर 2.5, गामा है वो ये 2 है, और एच सी यहाँ से निकाल लेंगे। तो एच सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 160 में पूछा है कि कोई लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड में कोई कंप्रेशन हो रहा है एस्केप ऑफ पोर वाटर के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं। तो दो टाइप ऑफ कंप्रेशन हो सकता है सॉइल का, एक कॉम्पैक्शन है, एक कंसोलिडेशन है। कॉम्पैक्शन में जिन वॉइड्स में एयर है वो रिलीज हो रही है, और ये काफ़ी क्विक फिनोमिना है, लोड लगाते ही थोड़े टाइम में ही सेटलमेंट हो जाता है। बट कंसोलिडेशन है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे पोर्स में जो वाटर है वो एस्केप कर रहा है, वो बाहर जा रहा है, उसके कारण सॉइल सेटल हो रही है, और उसमें सॉइल की परमेबिलिटी का भी रोल होगा।
इन केस अगर क्ले है, फाइन ग्रेन सोइल है जिसकी परमेबिलिटी इतना कम है, तो पोर वाटर को एस्केप करने में ही काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है पोर वाटर को एस्केप करने का, तो कंसोलिडेशन होगा ऑप्शन बी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।